हेलो गाइस, इस मांगा में थोड़ी सी नाम की गलती हो सकती है, इसके लिए मुझे माफ कर देना। और जो गॉड समनर वाला मांगा है उसे मैं कल या परसों अच्छे से एडिट करके अपलोड कर दूंगा। अब चलो स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक बरसाती रात से, इस डरावनी सी अबैंडन्ड चाइनीज मार्शल आर्ट्स एकेडमी के सामने। काले रोब्स पहने एक पूरा स्क्वाड वहां पहुंचता है और पूछता है कि कोई घर पर है या नहीं। उन्हें एक गंदा सा छोटा किड दिखता है जो बस चुपचाप उन्हें घूर रहा है। रेड आइज वाला एक आदमी मन ही मन सोचता है यहाँ कोई रैंडम किड क्या कर रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह कि वह उसे यंग मास्टर कहकर रिस्पेक्टफुली संबोधित करता है और पूछता है कि क्या वे रात भर के लिए यहाँ क्रैश कर सकते हैं। हमारा बॉय पूरी तरह कंफ्यूज है क्योंकि ग्रोन मैन उसे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं जो नॉर्मली किसी बच्चे को नहीं मिलती। उसे लगता है कि शायद वे उसे केयर टेकर समझ रहे हैं, तो वह भी खेल में शामिल हो जाता है। वह कहता है, हाँ श्योर, मैं यहाँ सालों से स्क्वाटिंग कर रहा हूँ, जहाँ मन हो रुक जाओ, बस मेरे पेविलियन से दूर रहना। वे उसे ऐसे थैंक करते हैं जैसे उसने बहुत बड़ा फेवर कर दिया हो। जाते समय हमारा बॉय उनके रोब्स पर टैंग लिखा देखता है और सोचता है कि ये किस क्लैन के लोग हैं, लेकिन सच कहें तो उसके पास इससे भी बड़ी चिंता है, अपने बच्चों को खिलाना। सीन तुरंत बदलता है। वह अपने पेविलियन में भागता हुआ जाता है और चिल्लाता है, डिनर टाइम एवरीवन। वह एक पॉट खोलता है और प्लॉट ट्विस्ट सामने आता है। कोई ह्यूमन चिल्ड्रन नहीं बल्कि एक छोटा क्रिकेट जैसा इंसेक्ट। फिर वह दूसरा पॉट खोलता है, उसमें एक ब्लैक अर्थ टाइगर टेरेंटुला है जो चाइना की नेटिव स्पीसीज है और करीब 20 सेंटीमीटर तक बड़ी हो सकती है। उसके शरीर पर काले टाइगर जैसे स्ट्राइप्स हैं। वह चॉपस्टिक्स से उसे खिलाता है और उसे ब्लैकी कहकर बुलाता है। वह कहता है कि इन छोटे गाइस के बिना वह सरवाइव नहीं कर सकता। वह हैरान है कि जो स्पाइडर पहले फिंगरनेल जितना छोटा था वह 2 बार मोल्ड करके इतना बड़ा हो गया है। ब्लैकी के खाने के बाद वह एक ड्रॉअर खोलता है। अंदर एक ऑरेंज लिजर्ड है जिस पर व्हाइट स्ट्राइप्स हैं। अब थोड़ा बैक स्टोरी। हमारा बॉय अपने पास्ट लाइफ के बारे में सोचता है। वहाँ ये क्रीचर्स पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था क्योंकि वह उन्हें इम्पोर्ट नहीं कर सकता था, लेकिन अब वे हर जगह मिल रहे हैं। उसकी पूरी लाइफ इन क्रीचर्स को देखने और पालने में घूमती है, लेकिन जैसे ही वह गेको को फीड कर रहा होता है वह अनग्रेटफुल क्रीचर उसे काट लेता है और छोड़ता ही नहीं। वह अपना हाथ झटकता है और इसी के साथ एक फ्लैशबैक ट्रिगर होता है। असल में इस किड के शरीर में आने से पहले हमारा बॉय एक स्ट्रीमर था। सिर्फ कोई भी स्ट्रीमर नहीं बल्कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स वाला। उसका ऑनलाइन नाम था स्पाइसी फैब्री। वह एक प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट था जो वेनमस इंसेक्ट्स और एनिमल्स में स्पेशलाइज करता था। अपने 1 मिलियन सब्सक्राइबर सेलिब्रेशन स्ट्रीम में उसने डिसाइड किया कि वह दुनिया के 10 मोस्ट डेंजरस वाइपर्स दिखाएगा और सबसे खास था ब्लैक मांबा जो सबसे अग्रेसिव स्नेक माना जाता है। वह अफ्रीका गया उसे ढूंढने। लाइव स्ट्रीम के दौरान वह बता रहा था कि उसे लोकेट करना कितना मुश्किल है और कह रहा था कि उसे थोड़ा ब्रेक चाहिए। चैट में लोग सपोर्टिव थे, लेकिन अचानक व्यूअर्स स्पैम करने लगे कि ब्लैक मांबा शायद पहले से उसके हाउस में है, और वे सही थे। स्नेक उसके रेफ्रिजरेटर के ऊपर आराम से बैठा था। लाइव स्ट्रीम के बीच में उसने स्ट्राइक किया और उसे बाइट कर लिया। गेम ओवर। हमारा बॉय कैमरा पर ही मर गया। प्रेजेंट में लौटते हैं। वह अपनी उस मेस्ड अप डेथ को याद करके भौहें चढ़ा रहा है। तभी नॉक होता है। बाहर वही एल्डरली आदमी है जो उसे डिनर के लिए इनवाइट कर रहा है। पहले तो हमारा बॉय सोचता है, ड्यूड जाओ यहाँ से, मुझे अपने एनिमल्स के साथ रहना है। लेकिन जैसे ही वह सुनता है कि उन्होंने डियर पकड़ा है उसकी आंखें चमक उठती हैं। उसे मीट बहुत पसंद है और अभी तक वह सिर्फ स्नेक और लिजर्ड मीट खा रहा था। वह तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है और बाहर बॉनफायर के पास जाता है जहाँ डियर रोस्ट हो रहा है। एल्डर उसे लार टपकाते हुए देखता है और कहता है कि डियर को थोड़ा और टाइम चाहिए। फिर वह पूछता है कि क्या वह उससे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या वह अकेला रहता है और उसकी एज कितनी है। पैट्रियार्क का सवाल सुनकर हमारा लड़का थोड़ा अटक जाता है और धीरे से कहता है, शायद 14 या 15 साल का हूँ। बुजुर्ग आदमी भौहें सिकोड़कर बोलता है, अपनी उम्र भी नहीं पता। ये सुनते ही हमारा लड़का तुरंत कहानी गढ़ देता है। कहता है कि उसका सिर कभी जोर से टकराया था, इसलिए बहुत सी बातें उसे याद नहीं है। फिर बात बदल देता है और बताता है कि वह यहाँ अकेला रहता है। उसके पास कोई खास हुनर नहीं है, बस सांप पकड़ता है और उनकी खाल बेचकर किसी तरह गुजारा करता है। बुजुर्ग लोग हैरान हो जाते हैं कि इतना छोटा लड़का इतना खतरनाक काम करता है, लेकिन वह कंधे उचकाकर कहता है कि उसे आदत है। तभी पका हुआ मांस सामने लाया जाता है। जैसे ही वह एक कौर खाता है उसके चेहरे पर सच्ची खुशी साफ दिखती है। बुजुर्ग लोग मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि आराम से खाता रहे। फिर वे बताते हैं कि वे किसी खास चीज की तलाश में हैं और पूछते हैं कि क्या उसने आसपास कुछ अजीब देखा है। फिर सफेद बालों वाला बुजुर्ग
दूसरे आदमी की ओर देखता है और कहता है कि बच्चे से सच कह देना चाहिए, वैसे भी शायद वह पूरी बात समझ नहीं पाएगा। पैट्रियार्क सिर हिलाता है और हमारे लड़के की तरफ मुड़कर कहता है कि वे एक ब्लू स्पॉट सेंटीपीड की तलाश में हैं। वह इतना बड़ा है कि हमारे लड़के को भी पूरा निगल सकता है। ये सुनकर हमारा लड़का चौंक जाता है। उसके दिमाग में सवाल घूमने लगते हैं। क्या वह समय में पीछे आ गया है या किसी बिल्कुल अलग दुनिया में पहुंच गया है? उसे चुप देखकर बुजुर्ग सोचते हैं कि वह डर गया है। वे उसे भरोसा दिलाते हैं कि घबराने की जरूरत नहीं है, वे यहाँ उस जीव को पकड़ने आए हैं। हमारा लड़का मन ही मन सोचता है कि शायद वे उसे पालतू बनाना चाहते हैं। यह सुनकर बुजुर्ग उलझन में पड़ जाते हैं। सफेद बालों वाला बुजुर्ग हंस पड़ता है, कहता है कि विचार तो दिलचस्प है, लेकिन उन्हें वह दवा के लिए चाहिए। अब हमारा लड़का और भी उलझ जाता है। पहले उसे लगा था कि ये लोग शायद विद्रोही होंगे, अब उसे शक होने लगता है कि कहीं ये लोग किसी अवैध काले बाजार के चक्कर में तो नहीं। वह पूछता है कि एक सेंटीपीड दवा कैसे बन सकता है। सफेद बालों वाला बुजुर्ग गंभीर हो जाता है, बताता है कि उसकी पोती की हालत बेहद नाजुक है और उस सेंटीपीड का अंदरूनी कोर ही उसकी जान बचा सकता है। दूसरा आदमी भी आगे बढ़कर कहता है कि अपनी बेटी के लिए वह कुछ भी करने को तैयार है। हमारा लड़का उन्हें देखता है। उसे लगता है कि ये बस लाचार माता पिता हैं जो अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। उसे खुद शक है कि सेंटीपीड सच में दवा हो सकता है या नहीं, लेकिन वह समझता है कि माँ बाप अपने बच्चों के लिए पागलपन की हद तक चले जाते हैं। लड़की के लिए सहानुभूति महसूस करते हुए और मांस के एहसान को याद रखते हुए वह उनकी मदद करने का फैसला करता है। वह सेंटीपीड्स के बारे में बोलना शुरू करता है। पैट्रियार्क तुरंत पूछता है कि क्या उसने उसे देखा है। वह कहता है कि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन भले ही उसे ब्लू स्पॉट सेंटीपीड के बारे में खास जानकारी न हो, उसे शायद पता है कि उसे कहाँ ढूंढा जा सकता है। आखिर सांप के जहर से मरने से पहले स्पाइसी फैब्री जहरीले जीवों का चलता फिरता विश्वकोश था। धरती पर अनुमानित 8 मिलियन प्रजातियों में से लगभग 20,000 जहरीली हैं और उसे लगभग हर एक के बारे में जानकारी थी। जहरीले जीवों के मामले में स्पाइसी फैब्री मानो चलता फिरता ज्ञानकोश था। हमारा लड़का अपने दिमाग में सेंटीपीड से जुड़ी सारी जानकारी खंगालने लगता है और अचानक जैसे दिमाग में रोशनी जल उठती है। वह बुजुर्गों से कहता है कि शायद उसे अंदाजा है कि वह जीव कहाँ छिपा हो सकता है। बुजुर्ग तुरंत उछल पड़ते हैं, सच में, लेकिन पूरा राज बताने से पहले वह पूछता है कि उन्होंने अब तक कहाँ कहाँ तलाश की है। वे बताते हैं कि वे अकादमी के उत्तर और पूर्व दिशा में ज्यादातर दिन के समय, खासकर उत्तर की नदी किनारे खोजते रहे हैं। यह सुनकर हमारा लड़का हल्की मुस्कान के साथ कहता है कि अब समझ आया कि आपको क्यों नहीं मिला। बुजुर्ग चौंकते हैं और पूछते हैं कि उसका क्या मतलब है। तब हमारा लड़का उन्हें समझाता है। वह कहता है कि सेंटीपीड ठंडे खून वाले जीव होते हैं जिन्हें सही तापमान और नमी की जरूरत होती है, लेकिन ज्यादातर कीड़ों के विपरीत उनके बाहरी खोल में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो उन्हें पूरी तरह जलरोधी नहीं बनाते। उन्हें नमी चाहिए पर भीगना पसंद नहीं, और पानी के पास रहना भी जरूरी है, लेकिन सीधे गीले माहौल में वे टिक नहीं पाते। इसी वजह से ब्लू स्पॉट सेंटीपीड न तो घने जंगल में मिलेगा और न ही सीधे नदी किनारे। बुजुर्ग हैरान रह जाते हैं क्योंकि वे हमेशा मानते थे कि सेंटीपीड सड़ी लकड़ी और गीली दरारों में छिपते हैं। हमारा लड़का कहता है कि छोटे वाले ऐसा करते हैं, लेकिन हम जिस दानव की बात कर रहे हैं वह बहुत बड़ा है। इतना विशाल जीव न तो जंगल में आराम से छिप सकता है और न नदी के पत्थरों के नीचे। बुजुर्ग एक दूसरे की ओर देखते हैं और सिर हिलाते हैं। बात वाजिब लगती है। वे पूछते हैं कि फिर उन्हें कहाँ तलाश करनी चाहिए। एक तो बड़ा इनाम देने का वादा भी करता है। हमारा लड़का हल्की मुस्कान के साथ पश्चिम की ओर इशारा करता है और कहता है कि उन्हें वहाँ के पथरीले पहाड़ों में खोज करनी चाहिए। सेंटीपीड्स दिन में गर्म पत्थरों के नीचे आराम करना पसंद करते हैं और रात में बाहर निकलते हैं। कुछ दिन बाद रॉकी माउंटेन्स में सीन कट होता है। पैट्रियार्क एक बड़े पत्थर के ऊपर खड़ा है, चेहरा पूरी तरह तनाव से भरा हुआ। उसका एक आदमी पास आकर कहता है कि शायद वह लड़का इस बार गलत था। पैट्रियार्क तंग आ चुका है और फैसला करता है कि आज के लिए खोज यहीं खत्म। वह सिग्नल एरो चलाने का आदेश देता है ताकि सब वापस इकट्ठा हो जाएं। एरो आसमान में जाता है और थोड़ी देर बाद सब लोग बॉनफायर के आसपास जमा हो जाते हैं। सब थके हुए हैं, लेकिन फिर भी उम्मीद बाकी है कि लड़के की बात सही निकले। वे सोच रहे हैं कि आखिर यह सेंटीपीड इतना मुश्किल क्यों है ढूंढना। फिर भी उन्हें उस लड़के की समझ पर भरोसा है। उधर बॉस चुपचाप आग को देखता रहता है। कुछ देर बाद वह अपनी बेटी हु यन के बारे में बात करता है। वह टैंग फैमिली के इतिहास की सबसे प्रतिभाशाली लड़की है। वह आसमान की ओर देखते हुए मानो भगवान से पूछ रहा है कि उसे ही यह कष्ट क्यों। तभी कोई चिल्लाता है कि ग्रैंड पैट्रियार्क वापस आ गए। सफेद बालों वाला वही बुजुर्ग
सब उसके पास इकट्ठा हो जाते हैं। वह पूछता है कि क्या सेंटीपीड मिला। पेट्रियार्क सिर हिलाकर मना कर देता है। फिर पूछता है कि क्या ग्रैंड पेट्रियार्क को कुछ मिला। बूढ़ा आदमी भी सिर हिलाता है और कहता है कि हुआयान के पास सिर्फ 3 महीने बचे हैं और उसे शक है कि वे इसे 10 दिन में ढूंढ पाएंगे। पेट्रियार्क कहता है कि कल दक्षिण दिशा में खोजेंगे क्योंकि वहां अभी तक नहीं देखा। ग्रैंड पेट्रियार्क सहमत होता है और कहता है कि अजीब है कि कोई निशान नहीं मिला। यहीं पेट्रियार्क के दिमाग में कुछ क्लिक करता है। वह हंसने लगता है और कहता है कि वे असल में सही जगह पर ही हैं। ग्रैंड पेट्रियार्क समझाता है कि 3 दिन में उन्होंने कोई जानवर नहीं देखा, न मल न पंजों के निशान, इतना बड़ा पहाड़ और एक भी जीव का संकेत नहीं। इसका मतलब है कि यहाँ कोई एपेक्स प्रीडेटर राज कर रहा है। बाकी जानवर या तो भाग चुके हैं या उसका शिकार बन चुके हैं। वह पेट्रियार्क के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि ब्लू स्पॉट सेंटीपीड यहीं है। उम्मीद फिर से जाग उठती है। पेट्रियार्क अपनी बेटी को बचाने का सोचकर भावुक हो जाता है। तभी अचानक जमीन कांपने लगती है। बॉनफायर के आसपास की धरती टूटने लगती है और ऊपर उठने लगती है। सब लोग घबरा जाते हैं। तभी जमीन फटती है और एक विशाल पैर बाहर निकलता है। फिर दूसरा, कई और लंबे पैर बाहर आते हैं। वह है ब्लू स्पॉट सेंटीपीड और यह सच में बहुत विशाल है। एकेडमी में हमारा लड़का शोर सुनकर बड़बड़ाता है। वह सोच रहा है कि यह सेंटीपीड कितना बड़ा होगा जो मीलों दूर से इतनी आवाज कर रहा है। वह शिकायत करता है कि उसने सिर्फ जगह बताई थी और ये लोग पूरा पहाड़ उड़ा रहे हैं। लेकिन उसके अंदर का बग लवर जाग जाता है। वह सच में उत्साहित है कि इतना बड़ा सेंटीपीड देखने को मिलेगा जो उसे पूरा निगल सकता है। वेनमस क्रीचर्स का फैन होने के नाते वह उसे देखने के लिए बेचैन है। उधर रॉकी माउंटेन में लड़ाई खत्म हो चुकी है। उन्होंने ब्लू स्पॉट सेंटीपीड को हरा दिया। हालांकि कई लोग घायल हुए। उन्होंने उसका कोर निकाल लिया है, एक छोटा सा नीला जेम जो अब एक वुडन बॉक्स में सुरक्षित रखा है। ग्रैंड पेट्रियार्क खुशी के आंसू रो रहा है क्योंकि अब हुआयान को बचाया जा सकता है। पेट्रियार्क अपने पिता से कहता है कि पहले सोरांग जाओ और घायल योद्धाओं का इलाज कराओ। ग्रैंड पेट्रियार्क हैरान होता है, क्या उन्हें सीधे हुआयान के पास नहीं जाना चाहिए? पेट्रियार्क शांत स्वर में कहता है कि दुश्मनी पत्थर पर लिखी जाती है लेकिन एहसान दिल पर। खून में लिखी जाती हैं दुश्मनियां, लेकिन एहसान पत्थर पर तराशे जाते हैं। यही उनका जीने का तरीका है। मतलब साफ है, जिन लोगों का उन पर कर्ज है वे उसे कभी नहीं भूलते। ग्रैंड पेट्रियार्क को अचानक सब समझ में आ जाता है। उसे एहसास होता है कि वह हुआयान को लेकर इतना उलझ गया था कि बाकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। वह मानता है कि लगभग गलती कर बैठा था। अब वह सहमत है कि उस यंग वॉरियर का सही तरीके से धन्यवाद करना चाहिए और उसे उसका रिवॉर्ड देना चाहिए। पेट्रियार्क आदेश देता है कि घायल लोगों को विलेज में इलाज के लिए ले जाया जाए, जबकि वह खुद उस लड़के से मिलने जाएगा। उसे लगता है कि लड़का जरूर इस खबर के बारे में जानने को उत्सुक होगा। उधर एकेडमी में हमारा लड़का 3 छोटे पीले पोकेमॉन जैसे दिखने वाले जीवों से घिरा हुआ है और क्या कमाल, वह अनजाने में 3 बेबी ब्लू स्पॉट सेंटीपीड्स का पिता बन चुका है। वे छोटे प्यारे कैटरपिलर जैसे दिखते हैं और उसके चेहरे से लिपट रहे हैं। वह पॉट की ओर देखता है और उसे एक फ्लैशबैक आता है। जब वह पहले घर लौटा था तो उसे कुछ एग्स मिले थे। उसने उन्हें साफ किया और अपने नाइट स्टैंड पर रख दिया। सुबह उठा तो देखा कि सारे एग्स हैच हो चुके हैं। एक छोटा सेंटीपीड उसके सिर पर आराम से बैठा है। उसे पहले हल्का सा एहसास हुआ था, लेकिन इतनी जल्दी उनके बाहर आने की उम्मीद नहीं थी। वह उन्हें अपने कंधों से धीरे से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन समस्या ये है कि वे छोड़ ही नहीं रहे। उन्होंने उस पर गहरा इम्प्रिंट कर लिया है और उसे अपनी मामा समझ बैठे हैं। असल में पिछली रात क्या हुआ था, हमारा लड़का उस नए टाइप के सेंटीपीड को लेकर बेहद क्यूरियस था जो उसे पूरा निगल सकता था। तो उसने वही किया जो उसकी तरह का जिद्दी इंसान करता है। वह रात में अकेले उसे ढूंढने निकल पड़ा। शायद एक बार मौत के करीब जाने के बाद भी उसने कुछ नहीं सीखा, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने खुद से कहा कि इन हालात का सामना करना ही साबित करेगा कि वह अब भी अलग है, अब भी मजबूत है। सिर्फ क्यूरियोसिटी के दम पर वह सेंटीपीड की लेयर खोजता रहा। फिर गुस्से में उसने अनजाने में किसी छोटे बग को लात मार दी। उसका संतुलन बिगड़ गया और उसकी टॉर्च दूर जा गिरी। उसका पहला ख्याल था, बस यह एग्स सुरक्षित हों। खुशकिस्मती से तीनों एग्स सही सलामत थे। उसे राहत मिली कि बारिश रुक चुकी थी, वरना वे बह भी सकते थे। समझते ही कि अब तुरंत लौटना चाहिए, उसने एग्स को अपनी कमर पर सुरक्षित रखा और उनसे बात करने लगा। घबराओ मत छोटे दोस्तों, तुम्हें जल्द ही साफ कर दूंगा। वर्तमान में लौटकर भले ही वह असली ब्लू स्पॉट सेंटीपीड को न देख पाया, लेकिन एग्स बचाने की खुशी ही काफी थी। वह छोटे सेंटीपीड से थोड़ी पर्सनल स्पेस देने को कहता है। उसे पता है कि पहले 2 मोल्ड्स तक उन्हें खाना नहीं चाहिए, इसलिए फीडिंग की चिंता नहीं है, लेकिन हर समय उससे चिपके रहना सच में परेशान कर रहा है।
तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर वह पानी में जाएगा तो शायद वे खुद ही छोड़ दें। हल्की मुस्कान के साथ वह शावर लेने का फैसला करता है। छोटे सेंटीपीड्स शायद समझ नहीं पा रहे, लेकिन उनमें से एक ऐसे कांपता है जैसे आने वाले संकट को महसूस कर रहा हो। कुछ घंटे बाद पेट्रियार्क एकेडमी पहुंचता है। वह पेविलियन के पास जाता है, दरवाजा खटखटाता है और आवाज देता है कि क्या यंग वॉरियर अंदर है। कोई जवाब नहीं मिलता। वह थोड़ी देर इंतजार करता है, फिर डोर नॉब पकड़कर खुद ही अंदर चला जाता है। अंदर हर्ब्स, जार्स और मेडिसिन बिखरे पड़े हैं। उसे लगता है कि क्या यह लड़का कोई हीलर है। फिर उसे एहसास होता है कि बिना बुलाए अंदर आना बदतमीजी है। वह सोचता है कि बाद में लौटेगा। तभी उसे एक पॉट से हल्की सरसराहट की आवाज सुनाई देती है। उसकी क्यूरियोसिटी फिर जाग उठती है। वह मुड़कर पॉट खोलता है और हैरान रह जाता है। अंदर एक छोटा सा हिलता हुआ जीव दिखाई देता है। अंदर एक स्पाइडर आराम से बैठा हुआ था। अब वह और ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वह दराज खोलता है तो उसमें एक गेको मिलता है। दूसरा पॉट खोलता है तो बीटल्स दिखते हैं। इधर उधर कुछ एग्स और सूखे हुए स्नेक्स भी रखे हुए हैं। एल्डर का दिमाग घूम जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि यह यंग वॉरियर जहरीले जीवों को पाल रहा है, बल्कि उनके बेबीज भी तैयार कर रहा है। टैंक क्लैन, जो खुद जहरीले जीवों को संभालने के लिए मशहूर है, वे भी सिर्फ उनका वेनम निकाल पाते थे, लेकिन इस तरह उन्हें ब्रीड करना उन्होंने कभी नहीं सीखा। उसे एहसास होता है कि उसकी बेटी की जान बचना तो बस किस्मत थी, असली खजाना तो इस यंग वॉरियर से मिलना था। उसी समय हमारा लड़का आता है, उसे नमस्ते करता है और तुरंत एल्डर की बैंडेज्ड आर्म देखकर चिंतित हो जाता है। एल्डर हाथ हिलाकर कहता है कि यह कोई बड़ी बात नहीं। वह सोर्योंग से कुछ जरूरी बात कहने ही वाला होता है कि अचानक रुक जाता है। उसे बहुत बुरा एहसास होता है और अगले ही पल एंट्रेंस पर जोरदार एक्सप्लोजन होता है। धुएं में से धीरे धीरे एक परछाई बाहर आती है। वह किसी डरावने ओगर जैसा दिखता है। उसकी एक ही आंख है और चेहरे का बायां हिस्सा बुरी तरह जला हुआ है। एल्डर तुरंत हमारे लड़के को धक्का देकर पीछे करता है और चिल्लाता है कि भागो। मॉन्स्टर डरावनी दहाड़ मारता है और अटैक की मुद्रा में आ जाता है। वह तेजी से आगे बढ़कर वार करता है। एल्डर अपने अच्छे हाथ से वार रोकता है, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिखाई देता है। मॉन्स्टर उसे जोर से धक्का देता है और वह दूर जा गिरता है। एल्डर खांसते हुए खून थूकता है। उसे समझ आ जाता है कि इस मॉन्स्टर की ताकत उसके पिता के बराबर है। वह फिर से सोर्योंग को भागने को चिल्लाता है, लेकिन धुआं हटते ही दिखता है कि हमारा लड़का मॉन्स्टर के हाथों गला दबाकर हवा में उठा लिया गया है। वह खांस रहा है, छटपटा रहा है और मॉन्स्टर पागलों की तरह हंस रहा है। मॉन्स्टर ताना मारते हुए कहता है कि उसने सुना था टैंक क्लैन हैनन आया है, इसलिए वह शिकार पर निकला, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि पॉइजन किंग का बेटा अकेला और घायल मिलेगा। एल्डर गुस्से में पूछता है कि यह बदसूरत आदमी कौन है और क्यों हमला कर रहा है। मॉन्स्टर कहता है कि क्या वह उसे उसके जले हुए चेहरे और फाइटिंग स्टाइल से पहचान नहीं पाया। अपना नाम बताता है, ब्लड हैंड राशेसा उन्यंग। वह खुलासा करता है कि एल्डर के पिता ने ही उसे इस हालत में पहुंचाया था। एल्डर की आंखें फैल जाती हैं। उसे याद आता है कि ओन्यांग को पॉइजन पाम टेक्निक लगी थी और वह चट्टान से गिर गया था। सबको लगा था कि वह मर गया, लेकिन वह बच गया। एल्डर फिर से गिड़गिड़ाता है कि सोर्योंग को छोड़ दे, बदले में उसकी जान ले ले, लेकिन ओन्यांग ठंडे स्वर में मना कर देता है। वह कहता है कि उसने कसम खाई है कि टैंक क्लैन से जुड़े हर इंसान को वह खत्म करेगा। एल्डर मन ही मन उस दानव को कोसता है। ओन्यांग का जरा भी इरादा नहीं है कि वह हमारे लड़के को छोड़े। हमारे लड़के का चेहरा ऑक्सीजन की कमी से पीला पड़ने लगता है। ओन्यांग हंसते हुए कहता है कि अब इसका अंत आ गया। सोर्योंग दया की भीख मांग रहा है। उसकी सांसें लगभग टूटने वाली हैं। तभी अचानक अंधेरे में 3 जोड़ी छोटी लेकिन खूंखार आंखें चमकती हैं। बेबी सेंटीपीड्स बिजली की तरह छलांग लगाकर उन्यांग के हाथ पर चिपक जाते हैं, जैसे कह रहे हों अब हमारी बारी है। ये छोटे लेकिन बेहद जहरीले सेंटीपीड्स उसे हर तरफ से काटने लगते हैं। ओन्यांग हैरान रह जाता है। वह सोर्योंग को नीचे गिरा देता है और गुस्से में चिल्लाता है कि ये छोटे कीड़े उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लेकिन अगले ही पल उसकी गर्दन बैंगनी पड़ जाती है। वह खून खांसते हुए जमीन पर गिर जाता है और दर्द से तड़पने लगता है। हमारा लड़का स्तब्ध होकर देखता है कि वह आदमी उसकी आंखों के सामने मर रहा है। वह घबराकर पीछे हटता है और एल्डर से पूछता है कि क्या वह सच में बुरा इंसान था। एल्डर सब कुछ देखकर दंग रह जाता है। उसका मुंह खुला रह जाता है। फिर धीरे धीरे उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान आ जाती है। वह मन ही मन सोचता है कि यह लड़का सिर्फ मेहमान नहीं है, इसे टैंक क्लैन का हिस्सा बनाना ही होगा। अब इसमें कोई शक नहीं। कुछ दिन बाद का दृश्य, सिचुआन एल्डर की देखभाल कर रहा है और उसके माथे पर गीला कपड़ा रखता है। एल्डर उसे धन्यवाद देता है। सिचुआन कहता है, मुझे धन्यवाद देने की जगह अपने साथियों का पता बता दीजिए ताकि मैं उनका हाल देख सकूं। फिर उसे याद आता है कि वह एल्डर को अकेला नहीं छोड़ सकता और डॉक्टर बुलाना भी शक पैदा कर सकता है। एल्डर कहता है,
है, चिंता मत करो, कुछ दिनों के आराम से वह ठीक हो जाएगा। हमारा लड़का हैरान है कि इतनी बुरी तरह घायल होने के बाद भी यह आदमी इतना शांत कैसे है। वह कहता है कि बहादुरी दिखाना बंद करो, हालत गंभीर है। एल्डर जवाब देता है कि वह मार्शल आर्टिस्ट है, इसलिए ठीक हो जाएगा। सिचुआन उलझ जाता है और पूछता है, क्या मार्शल आर्टिस्ट वही होते हैं जो उड़ते हैं और आग के गोले चलाते हैं? एल्डर हंसता है और कहता है, हर कोई ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, कुछ हद तक ऐसा ही समझ लो। हमारे लड़के का दिमाग फिर से हिल जाता है। उसे याद आता है कि वह सच में एक अलग दुनिया में है, वरना घर जितना बड़ा सेंटीपीड कैसे हो सकता था। एल्डर कहता है कि वह अपनी जान सिचुआन का कर्जदार है। अपनी खराब हालत के बावजूद वह ठीक से अपना परिचय देता है, टंग चिल्सन, टंग क्लन से। अब हमारा लड़का भी अपना नाम बताता है, सोर्योंग। चिल्सन कहता है कि सो का मतलब छोटा और रायोंग का मतलब ड्रैगन होता है। नाम काफी मजबूत है। वह कहता है कि उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं। सोर्योंग कहता है, पूछिए। चिल्सन पूछता है, क्या जो सेंटीपीड्स तुम्हारे शरीर पर रेंग रहे हैं वे जहरीले हैं? सोर्योंग उनमें से एक को प्यार से सहलाता है और कहता है, हाँ, ये ब्लू स्पॉट सेंटीपीड्स हैं। यह सुनते ही चिल्सन अपनी चोट भूलकर सीधा बैठ जाता है। वह हैरान होकर पूछता है, क्या तुमने इन्हें वश में किया है और कैसे? वह यह भी बताता है कि इंतजार करते समय उसने और भी जहरीले जीव देखे। क्या तुम उन्हें भी पाल रहे हो? सोर्योंग कहता है कि कहानी लंबी है, अगर सुनना चाहते हो तो बताता हूँ। चिल्सन कहता है, मेरे पास समय है। तब सोर्योंग शुरुआत से सब बताने लगता है, खासकर ब्लू स्पॉट सेंटीपीड के एग्स के बारे में। जब वह खत्म करता है तो चिल्सन पक्की पुष्टि करता है, क्या सच में तुमने इन्हें अंडों से पाला है? सोर्योंग सिर हिलाता है और कहता है कि वह लगभग अंदाजा लगा सकता था कि वे कब हैच होंगे। चिल्सन के लिए यह पूरी तरह हैरान कर देने वाली बात है। हमारा लड़का ऐसा कमाल कैसे कर सकता है? सोर्योंग उसे एक पल रुकने को कहता है। वह दराज से 2 लिजर्ड्स निकालता है और गर्व से दिखाता है, जैसे कोई माता पिता अपने बच्चों को दिखाते हैं। पहली लिजर्ड का शरीर भूरा है, उस पर पीली धारियां हैं और पूंछ पर सफेद धारियां, बिल्कुल साधारण स्ट्राइप लिजर्ड। दूसरी अलग है, पूंछ पर बड़ी सफेद धारियों वाली लिजर्ड्स को आपस में ब्रीड करके उसने एक ऐसी लिजर्ड बनाई है जिसका शरीर भूरा है लेकिन पूंछ पूरी तरह सफेद है, बिना किसी धारी के। चिल्सन पूछता है, क्या तुम कह रहे हो कि यह रंग पैटर्न तुमने खुद तैयार किया है? सोर्योंग हल्का शर्माते हुए मुस्कुराता है और कहता है, हाँ, मुझे ये सुंदर लगा इसलिए किया। चिल्सन खुद को संभालकर असली सवाल पूछता है, अगर ज्यादा जहरीले जीवों को आपस में मिलाया जाए तो क्या और भी ताकतवर वेनम वाली नई नस्ल बनाई जा सकती है? सोर्योंग कुछ पल सोचता है और कहता है, सैद्धांतिक रूप से हाँ, संभव है। अगर पता हो कि किसमें ज्यादा जहर है तो यह किया जा सकता है। वह अभी बोल ही रहा होता है कि चिल्सन उत्साह में फट पड़ता है, सच में यह संभव है। सोर्योंग एल्डर की तीव्र प्रतिक्रिया देखकर चौंक जाता है। चिल्सन तुरंत उससे अपने परिवार में शामिल होने की विनती करने लगता है। सोर्योंग पूरी तरह उलझ जाता है, आप क्या कह रहे हैं? लेकिन चिल्सन पूरा प्रस्ताव रखता है, अगर तुम जुड़ते हो तो हम तुम्हें अपनी सारी मार्शल आर्ट्स सिखाएंगे, हर तरह की एलिक्सर और हर्ब देंगे और जो भी पॉइजन चाहिए उपलब्ध कराएंगे। वह कहता है कि सोर्योंग जैसा व्यक्ति तो सेंट्रल प्लेन्स की मार्शल वर्ल्ड के लेजेंडरी 10 ग्रेट वेनमस क्रीचर्स को भी पकड़ सकता है या पाल सकता है। इतना ही नहीं, वह जोड़ता है, घमंड नहीं कर रहा, लेकिन तुम्हें सेंट्रल प्लेन्स की 3 प्रसिद्ध सुंदरियों में से एक, मेरी बेटी से मिलने का मौका भी दे सकता हूँ। सोर्योंग तुरंत कहता है, रुकिए, आपने अभी क्या कहा? चिल्सन फिर से 3 फ्लावर्स ऑफ द सेंट्रल प्लेन्स की बात शुरू करता है, लेकिन सोर्योंग कहता है, मुझे सेंट्रल प्लेन्स की सुंदरियों से मतलब नहीं, मुझे उन 10 महान जहरीले जीवों के बारे में बताइए। क्या वे ब्लू स्पॉट सेंटीपीड से भी ज्यादा अद्भुत हैं? चिल्सन भरोसा दिलाता है, बिल्कुल, ब्लू स्पॉट सेंटीपीड प्रभावशाली है, लेकिन वह शीर्ष 10 में नीचे की रैंक पर है। वह बताता है कि इनमें विशाल स्कॉर्पियंस से लेकर सुनहरे फ्रॉग्स तक हैं, जो सचमुच सोने की तरह चमकते हैं। जो भी तुम कल्पना कर रहे हो, वास्तविकता उससे भी अधिक असाधारण है। चिल्सन मुस्कुराता है, वह समझ जाता है कि उसने उसे फंसा लिया है। सोर्योंग की आंखें जिज्ञासा से चमकने लगती हैं। 2 दिन बाद टैंग क्लैन का एक सदस्य यह सुनकर चौंक जाता है कि ब्लड हैंड राक्षसा ओन्यांग इस इलाके में था। चिल्सन समझाता है कि ओन्यांग छिपकर अपनी मार्शल आर्ट्स को निखार रहा था और वह पेट्रियार्क के पिता के स्तर के करीब पहुंच चुका था। क्लैन के सदस्य समझ जाते हैं कि अगर पेट्रियार्क ने ऐसे व्यक्ति को हराया होता तो शायद वह 10,000 पॉइजन्स के लेजेंडरी रेल्म तक पहुंच जाता। वे उसे बधाई देने लगते हैं, लेकिन पेट्रियार्क उन्हें रोकता है और कहता है कि उसने नहीं, बल्कि सिचुआन ने ओन्यांग को हराया। टंग क्लैन के लोग स्तब्ध रह जाते हैं। एक सदस्य तुरंत सोर्योंग का हाथ पकड़कर धन्यवाद देता है कि उसने सिचुआन टंग क्लैन के पेट्रियार्क की जान बचाई। वे पूछते हैं, क्या वह कोई प्राचीन एल्डर है जिसने पुनर्जीवन तकनीक से युवा रूप ले लिया है? सोर्योंग पूरी तरह भ्रमित है। एल्डर कहता है,
प्रदर्शन करके दिखाओ। टैंक क्लैन के सदस्य समझ जाते हैं कि क्या होने वाला है। सोर्योंग अपने सीने पर हल्का थपथपाता है और अपने छोटे साथियों को बुलाता है। उसके कपड़े हिलते हैं और 3 प्यारे छोटे सेंटीपीड्स बाहर झांकते हैं। सब लोग हैरान रह जाते हैं। पेट्रियार्क समझाता है कि ये ब्लू स्पॉट सेंटीपीड्स हैं और इन्हीं छोटे जीवों ने ओन्यांग को हराया। क्लैन सदस्य जहर की शक्ति देखकर दंग रह जाते हैं। एक को वश में करना ही असाधारण है और सोर्योंग ने 3 को पाला है। पेट्रियार्क कहता है कि यही कारण है कि वे सोर्योंग को अपने क्लैन में शामिल करना चाहते हैं, लेकिन सोर्योंग कहता है कि उसे सोचने के लिए समय चाहिए। एक क्लैन सदस्य कहता है कि यह सुनहरा अवसर है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। पेट्रियार्क सुझाव देता है कि अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि उन्हें वापस लौटना है। पेट्रियार्क कहता है कि अब और देर नहीं करनी चाहिए। सोर्योंग पूछता है, क्या आप लोग अभी भी किसी चीज की तलाश में हैं? चेल्सन थोड़ा रुककर समझाता है कि ब्लड हैंड रक्षासा ओन्यांग एक खतरनाक मार्शल आर्ट का अभ्यास करता था जिसे ब्लड पॉइजन क्लॉ कहा जाता है। यह एक अंधेरी कला है जिसे ऊंचे स्तर तक पहुंचाने के लिए इंसानी खून और अस्थि मज्जा की जरूरत होती है। सोर्योंग यह सुनकर बेहद असहज और विचलित हो जाता है। चिल्सन आगे कहता है कि अगर ओन्यांग ने कोई गुप्त ग्रंथ या शिष्य पीछे छोड़े हों तो उन्हें खत्म करना जरूरी है ताकि भविष्य में ऐसा क्रूर मार्शल आर्ट दोबारा जन्म न ले सके। साथ ही अगर किसी को बंदी बनाया गया है तो उसे बचाना भी जरूरी है। पेट्रियार्क पूछता है, क्या सोर्योंग उनकी मदद करेगा? आखिर उसे हनन द्वीपों की भौगोलिक जानकारी है। सोर्योंग सोच में पड़ जाता है। वह बात को गंभीरता से लेता है। टैंक क्लैन में शामिल होना जीवन भर की प्रतिबद्धता जैसा है, जैसे कोई नौकरी ज्वाइन करने से पहले कंपनी की संस्कृति और मालिक के स्वभाव को समझने के लिए इंटर्नशिप करता है। सोर्योंग कहता है कि पेट्रियार्क के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद वह मदद करेगा। वे उसकी समझदारी की सराहना करते हैं। सोर्योंग जवाब देता है, मदद करने का मतलब है जान बचाना, इसीलिए वह जरूर सहायता करेगा। लेकिन मन ही मन वह सोच रहा है कि इस मौके का इस्तेमाल करके सिचुआन टांग क्लैन के बारे में और सीखेगा। आखिर कुशल लोग हमेशा अपने संभावित नियोक्ता का आकलन करते हैं, है ना? बूढ़े आदमी को पूरी तरह ठीक होने में 3 दिन लग गए, इसीलिए वे पास के एक छोटे से गांव में रुक गए जो एक परित्यक्त मार्शल एकेडमी के पास था। इस बीच उन्होंने ओन्यांग का ठिकाना ढूंढने का फैसला किया। वे गांव में लापता लोगों के बारे में पूछताछ करने लगे। एक बूढ़ा आदमी बताता है कि हाँ, हर साल 1-2 लोग जंगल में गायब हो जाते हैं, लेकिन इतना नहीं कि कोई बड़ा शक पैदा हो। चिल्सन गहरी सोच में पड़ जाता है। वे गांव के मुखिया का धन्यवाद करते हैं। मुखिया विनम्रता से कहता है, मुझे सिचुआन टांग क्लैन के प्रसिद्ध पेट्रियार्क की मदद करने का सम्मान मिला, लेकिन वे खाली हाथ लौटते हैं। यह सुराग बेकार साबित हुआ। जंगल से गुजरते हुए सोर्योंग कहता है, उस गांव में सचमुच कुछ खास नहीं था। चेल्सन बताता है कि जब ओन्यांग पहले सामने आया था वह इसी इलाके के आसपास था, लेकिन उसका असली ठिकाना ढूंढना बेहद मुश्किल हो रहा है। सोर्योंग भी हैरान है कि इस आदमी का कोई निशान क्यों नहीं मिल रहा। तभी उसे कुछ याद आता है। वह चिल्सन से पूछता है, क्या आपको याद है जब ओन्यांग पहली बार सामने आया था तो उसने क्या कहा था? चिल्सन कहता है, भाई, उसने मुझे ऐसे मारा कि मैं होश ही खो बैठा, मुझे कुछ याद नहीं। सोर्योंग याद दिलाता है कि ओन्यांग ने कहा था कि उसे खबर मिली थी कि टांग क्लैन हनन आया है, मतलब किसी ने उन्हें खबर दी थी। तो सीधा उपाय है, हनन में टांग क्लैन जहाँ जहाँ गया था उन सभी जगहों पर वापस जाकर पूछताछ की जाए। सोर्योंग सुझाव देता है कि वे ओन्यांग का चित्र लेकर लोगों को दिखाएं और पूछें। बाकी लोग उसे ऐसे देखते हैं जैसे उसने कोई महान खोज कर ली हो। वे बेहद प्रभावित होते हैं। अगर सच में किसी ने टांग क्लैन को देखकर खबर दी थी तो यह तरीका काम आ सकता है। वे तुरंत रवाना हो जाते हैं और इस तरह वे एक नए गांव में पहुंचते हैं। वहाँ का माहौल सीधा सीधा उदासी से भरा हुआ था। टांग क्लैन का एक सदस्य बताता है कि बंदरगाह से मिली जानकारी के अनुसार यही वह जगह होनी चाहिए। एल्डर कहता है कि यहाँ हलाई लोग रहते हैं और उम्मीद करता है कि वे शत्रुतापूर्ण न हो। गांव वाले ऐसे दिख रहे थे जैसे उनके अंदर से सारी ऊर्जा निकल चुकी हो, जैसे लो बैटरी वाले एनपीसीज। टांग क्लैन के लोग आवाज लगाते हैं कि कोई है क्या। आखिरकार किसी का ध्यान उनकी तरफ जाता है। गांव वाले उन्हें देखकर पूछते हैं, तुम टांग लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तभी एक बूढ़ा आदमी जो शायद गांव का मुखिया है एक छोटी लड़की के साथ आगे आता है। उसके साथ 2 गार्ड्स भी हैं। सबकी हालत ऐसी लग रही थी जैसे मौत बस एक कदम दूर हो। सोर्योंग यह सब ध्यान से देख रहा था। उसे लड़की बेहद कमजोर लगती है। पूरा गांव जैसे बेजान सा महसूस हो रहा था। तभी उसे एहसास होता है बाकी गांव वाले भी ढीले ढाले लग रहे हैं, जैसे किसी दवा या जहर के असर में हो। गांव का मुखिया तुरंत कहता है
कि कोई लापता नहीं है, कुछ भी अजीब नहीं हो रहा और उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए। एल्डर कहने ही वाला था कि घरों की संख्या लोगों से मेल नहीं खाती, लेकिन मुखिया उसे बीच में रोक देता है और फिर से जोर देकर कहता है कि चिंता की कोई बात नहीं। वह साफ कह देता है कि वे लोग चले जाएं। चिल्सन और सोर्योंग हैरान रह जाते हैं। चिल्सन धीरे से सोर्योंग से कहता है कि उसने तो कहा था हलाई लोग मिलनसार होते हैं। सोर्योंग के पास इसका कोई जवाब नहीं। तभी वह छोटी लड़की अचानक गिर पड़ती है। सब घबरा जाते हैं। गांव का मुखिया उसे गोद में उठाकर बैठ जाता है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वह विनती करता है कि उसे छोड़कर मत जाओ। वह उसकी आखिरी बची हुई परिवार की सदस्य है। वह और किसी को बीमार होकर मरते नहीं देख सकता। चिल्सन आगे बढ़कर कहता है कि उसे कुछ मेडिकल ज्ञान है और वह मदद करना चाहता है। गांव का मुखिया पूछता है, सेंट्रल प्लेन्स की मेडिकल आर्ट्स? चिल्सन सिर हिलाकर कहता है कि वह पूरा चिकित्सक नहीं है, लेकिन इतना जानता है कि लड़की की जांच कर सके। मुखिया उसे अनुमति दे देता है। फिर वह सच बताता है, गांव में प्लेग फैला हुआ है। यह बच्चों को मार रहा है और स्वस्थ लोगों को भी कमजोर कर रहा है। चिल्सन वादा करता है कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा। मुखिया भारी होकर गार्ड्स को कहता है कि खड़े खड़े मत देखो, इन्हें अंदर ले चलो। सब जल्दी जल्दी घर की ओर बढ़ते हैं। सोर्योंग एक टांग क्लैन सदस्य से पूछता है कि क्या एल्डर सच में मेडिकल कला जानता है। वह बताता है कि टांग क्लैन की मार्शल आर्ट्स जहर से जुड़ी हैं, इसलिए उन्हें मेडिसिन भी अच्छी तरह आनी चाहिए। मार्शल आर्ट्स अपने शरीर को समझने से शुरू होती हैं, इसलिए मेडिकल ज्ञान आवश्यक है। सोर्योंग पहले सोचता था कि वे सिर्फ पॉइजन से हत्या करने वाला असैसिन समूह है। अब वह सोचता है कि अगर वह टांग क्लैन में शामिल हुआ तो शायद मेडिकल आर्ट सीखना जहर वाली कला से बेहतर होगा। लेकिन वह सदस्य कैजुअली जोड़ देता है कि कभी कभी वे अपराधियों को पकड़कर उनमें पॉइजन डालते हैं और परिणाम देखते हैं। सोर्योंग का चेहरा देखने लायक हो जाता है। उसे एहसास होता है कि वे मानव प्रयोग भी करते हैं। वह जितना सोचता है उतना ही असहज होता जाता है। कुछ घंटों बाद पूरा गांव लगभग सुनसान दिखता है। सड़कें खाली हैं। चिल्सन ने प्रारंभिक जांच के बाद गांव के मुखिया से कहा कि उसने अपनी कुछ ऊर्जा लड़की की सांसों को स्थिर करने के लिए दी है। मुखिया बार बार धन्यवाद देता है और अपनी पोती को बचाने की गुहार लगाता है। चिल्सन कहता है कि उसकी नब्ज में कुछ अजीब है। वह पूछता है, क्या वह जन्म से ही कमजोर हृदय वाली थी? गांव के मुखिया ने बताया कि वह पिछले आधे साल से बीमार है और सिर्फ वही नहीं, गांव के कई लोग इस रहस्यमयी डिजीज से पीड़ित हैं। इसी वजह से उसने पहले उन्हें गांव से निकालने की कोशिश की थी। शेल्सन ने कहा कि वह अच्छा हार्ट मेडिसिन दे सकता है और सभी विलेजर्स को इकट्ठा करने को कहा ताकि सबका इलाज एक साथ किया जा सके। मुखिया भावुक हो गया, बार बार उसका धन्यवाद करने लगा। सोर्योंग चियलन को ध्यान से देख रहा था, शायद प्रभावित होकर। उस रात बाद में टांग क्लैन का एक सदस्य पेट्रियार्क के साथ चल रहा था। वह मान रहा था कि वह मरीजों का इलाज करने में कितनी मेहनत कर रहे हैं। पेट्रियार्क ने धन्यवाद कहा और गूपे ने सिम्टम्स के बारे में पूछा। चेल्सीन ने समझाया, असामान्य लेथर्जी, सूजी हुई आंखें, हल्का फीवर और इरेगुलर पल्सेस, गंभीर मामलों में हार्ट प्रॉब्लम्स। चेलोन ने पूछा, सोर्योंग कहाँ है? पी ने कहा, बच्चा शायद पूरे दिन मदद करके थक गया और सो गया है। उसे उसके कमरे में छोड़ दिया गया है। चेल्सी ने सिर हिलाया। बिना मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग के वह पूरे दिन उनके पीछे घूमता रहा। थकना तो स्वाभाविक है। चेल्सी ने सोचा कि वह जाकर देख ले। वह कमरे में गया तो सोर्योंग बच्चे की तरह सो रहा था। पास में टोकरी में उसकी 3 सेंटीपीड्स आराम कर रही थीं। अचानक उसने हाथ उठाया और सोर्योंग को थप्पड़ मारकर जगा दिया। चिल्सन की नजरें कठोर थीं। सोर्योंग हक्का बक्का रह गया। वह पीछे हट गया, गाल पकड़कर। गुस्से में उसने दांत भींचे। क्यों मारा मुझे? आंखों में आंसू थे। वह दर्द की शिकायत करने लगा। एल्डर ने माफी मांगी। कहा उसके चेहरे पर एक बग था। वह उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था। सोर्योंग ने शक भरी नजर से देखा। हाँ, बस मारने का बहाना था। टियलसन ने समझाया, यहाँ जहरीले इंसेक्ट्स बहुत हैं। उसे जोखिम लगा, इसलिए हाथ खुद ही चल गया। उसने बग दिखाया। वह सच में बड़ा था। सोर्योंग की आंखें फैल गईं। फिर उसके दिमाग में बिजली सी कौंधी। उसने पूछा, मरीजों के सिम्टम्स अलग थे, लेकिन सबकी हार्ट बीट इरेगुलर थी, सही? चेल्सन ने हाँ कहा। सोर्योंग का चेहरा चमक उठा। उसे समझ आ गया था कि इस शहर में मौत का कारण क्या है। उसने बग की ओर इशारा किया। ये इंसेक्ट्स सोते समय आंखों या होंठों के पास काटते हैं। मच्छर से भी शांत तरीके से ब्लड चूसते हैं। इन्हें वैम्पायर बग या असैसिन बग भी कहते हैं। ये खुद वेनोमस नहीं होते, लेकिन इनके पेट के अंदर खतरनाक पैरासाइट्स होते हैं। काटने के बाद इन्फेक्शन हो सकता है, जिससे ट्राइपेनोसोमियासिस होता है, जिसे चागस डिजीज भी कहते हैं। यह इंसानों के लिए बेहद खतरनाक बीमारी मानी जाती है। सोर्योंग ने पूछा, क्या गाँव के डॉग्स भी जल्दी थक जाते हैं? सांस फूलती है। मुखिया ने हाँ कहा और पूछा, क्या सच में यह बग जिम्मेदार है? सोर्योंग ने दृढ़ता से कहा, बिल्कुल। मुखिया की आवाज कांप गई। तो क्या मेरी पोती को बचाया जा सकता है? सोर्योंग ने कहा, सही मेडिसिन मिले तो संभव है। यह सुनते ही चोल्सन मुस्कुराया। उसने गूपे की ओर देखा। गुई बोला, यही तो सिचुआन की असली वैल्यू है। सोर्योंग उलझन में पड़ गया।
वे उसे याद दिलाने लगे कि वे सिचुआन टांग फैमिली से हैं। वह और भी हैरान हुआ, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? चेल्सन ने समझाया, जू कियो का कॉन्सेप्ट यानी वेनमस पैरासाइट्स या विचक्राफ्ट, जिसे बुरे लोग इंसेक्ट्स के जरिए फैलाते हैं। ऐसे लोग बग्स का इस्तेमाल दर्द देने या लोगों को कंट्रोल करने के लिए करते हैं। सोर्योंग स्तब्ध रह गया। चिएलिन ने कहा, यह पागलपन जैसा लगता है, लेकिन कई मार्शल आर्टिस्ट्स गू की वजह से मारे गए हैं या उन्हें मजबूर किया गया है कि वे भयानक काम करें। ऐसे दुष्ट लोगों के गुलाम बन जाते थे। इसी वजह से बहुत समय से लोग गू का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। शोल्सन ने समझाया, ऐसी दवा जो या तो गू को शरीर से बाहर निकाल दे या फिर उसे अंदर ही घोलकर खत्म कर दे। सोर्योंग धीरे धीरे सारी कड़ियां जोड़ने लगा। फिर शोल्सन ने सीधा सवाल पूछा, तुम्हें क्या लगता है ऐसी क्योर बनाने में कौन सफल हुआ होगा? और गर्व से बोला, बेशक महान सिचुआन टांग फैमिली। उसने भरोसा दिलाया, अगर हम मुट्ठी जितने बड़े वर्म को भी शरीर के अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं तो इतना सा बग तो बच्चों का खेल है। उसने एक वस्तु निकाली जिसे वह कर्स मेल्टिंग ऑब कह रहा था। कहा कि थोड़ी सी मात्रा ही काफी होगी। सोर्योंग प्रभावित हुआ, लेकिन मन ही मन सोच रहा था, नाम बहुत भव्य है, असल में यह तो एंटी पैरासिटिक मेडिसिन ही है। टांग फैमिली ने मुखिया से कहा, आपकी पोती को हम बचा सकते हैं। कुछ समय बाद गांव वाले ठीक होने लगे। सबसे पहले मुखिया की पोती। मुखिया की आंखों में राहत के आंसू आ गए। गांव वालों की गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी ने सबका दिल छू लिया। उनकी हंसमुख प्रकृति सच में उनकी अच्छी छवि के अनुरूप थी। चीलन ने स्वीकार किया, अगर सोर्योंग कारण नहीं पहचानता तो यह संभव नहीं था। उसने सबको बताया, आभार सोर्योंग का होना चाहिए। गांव वाले सिचुआन टांग फैमिली को धन्यवाद देने लगे, उन्हें अपना उद्धारकर्ता कहने लगे। हालांकि दवा टांग फैमिली की थी, लेकिन चिल्सन सारा श्रेय सोर्योंग को दे रहा था। सोर्योंग को सम्मान मिलता देख चिल्सन के मन में भी गर्माहट सी भर गई। उधर सोर्योंग सच में भावुक हो गया। गांव वाले जश्न मनाने लगे और उसे बार बार हवा में उछालने लगे, मानो वह कोई चैंपियन हो। बाद में मुखिया ने चिल्सन को अलग ले जाकर गांव के प्रवेश द्वार पर हुई पुरानी बातचीत याद दिलाई। वह गायब हुए लोगों की बात कर रहा था। चिल्सन ने विवरण मांगा। मुखिया ने बताया, कुछ साल पहले पश्चिम की ओर एक छोटे गांव में लोग अचानक गायब हो गए थे। कुछ दिनों बाद वे वहां पहुंचे, लेकिन जो दृश्य सामने था वह किसी भयानक हॉरर मूवी जैसा था। हर जगह कॉर्प्सेस बिखरे थे, कूड़ा फैला था, कीड़े रेंग रहे थे, हवा में जहर घुला था। गुपे ने तुरंत सोर्योंग की आंखें ढकने की कोशिश की, मत देखो, लेकिन सोर्योंग सब देख चुका था। तभी किसी ने इशारा किया, वहाँ कुछ अजीब है। पहले लगा जैसे गोल्डन चिकन फुट, लेकिन असल में वह एक रहस्यमयी बर्ड था। उसकी पूंछ सुनहरी थी, शरीर बैंगनी, गुलाबी और काले रंग का विचित्र मिश्रण पूरी तरह जादुई सा दिख रहा था। एक व्यक्ति गुस्से में पत्थर उठाकर उसे मारने चला। रोकने की कोशिश हुई पर देर हो चुकी थी। पत्थर चूक गया, लेकिन अब बर्ड का ध्यान उसकी ओर था। चिल्सन ने चेतावनी दी, कुछ बहुत गलत है यहाँ। बर्ड ने पंख फैलाए और हवा में जहरीली मायाज़मा छोड़ दी। सोर्योंग ने देखा, जहाँ वह धुंध छू रही थी वहाँ स्केलेटन तक गल रहे थे। किसी ने तुरंत सोर्योंग का मुंह ढक दिया। चिल्सन ने आदेश दिया, सब भागो, नाक और मुंह ढंक कर। उसने बताया, यह ज़ेनिया है, पॉइजन फेदर्ड बर्ड। अभी यहाँ से निकलना होगा। सुरक्षित स्थान पर पहुंचकर उसने उसका वर्णन किया। लगभग 5 फुट पंखों का फैलाव, तेज ब्रॉन्ज रंग की चोंच, पूरा शरीर बैंगनी पंखों से ढका। जब गुस्से में पंख फैलाता है तो आसपास की हर चीज काली पड़कर मर जाती है। सिर पर सुनहरा मुकुट, जैसे मौत का कोई राजा। सोर्योंग की आंखें चमक उठीं। क्या यह 10 ग्रेट वेनमस क्रीचर्स में से एक है? चिल्सन ने सिर हिलाया। ज़ेनिया उन सब में पहला स्थान रखता है। यह जहर का राजा है। सोर्योंग रोमांचित था। वह मन ही मन सोच रहा था, पृथ्वी के जहरीले कीड़े मकोड़े और सांप भी इसके सामने मासूम लगते हैं, और सिर्फ इसलिए कि उसके दिमाग में थोड़ा सा पागलपन था। सोर्योंग हैरान था यह सोचकर कि इस दुनिया में बायोकेमिकल वेपन्स जैसे जीव यूं ही खुलेआम घूमते हैं। चेल्सी ने बताया कि ज़ेन याओ शायद यहाँ सांपों की वजह से आया होगा, क्योंकि वह केवल जहरीले सांपों के सिर खाता है। सोर्योंग ने पूछा, क्या ऐसे ही अचानक ज़ेन याओ से टकरा जाना आम बात है? चेल्सी ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। यह इतना दुर्लभ है कि 100 साल में शायद एक बार दिखे। सोर्योंग की आंखों में और भी चमक आ गई। चिएचेसोन ने पूछा, तुम्हें इसमें इतनी दिलचस्पी क्यों है? तभी सोर्योंग ने सीधा सवाल दाग दिया, क्या ज़ेन याओ को पकड़ा जा सकता है? टांग क्लैन के सदस्य उसे ऐसे देखने लगे मानो उसने तूफान से कुश्ती करने की बात कर दी हो, लेकिन चिएलिन मुस्कुरा रहा था। मन ही मन बोला, ये लड़का तो सच में दामाद बनने लायक है। उसने पूछा, क्या सच में इस मौत के पंछी को पकड़ना चाहते हो? सोर्योंग ने तुरंत हाँ कहा, लेकिन जहर को लेकर चिंतित था। चुआन मुस्कुराया,
उसे समझ आ गया था कि सोर्योंग 10 ग्रेट वेनोमस क्रीचर्स में गहरी रुचि रखता है। उसने कहा, अगर ऐसा है तो एक तरीका है। सोर्योंग चौंक गया। चेलेन ने समझाया, अगर वह टांग क्लैन की पॉइजन टेक्निक्स में महारत हासिल कर ले तो वह हर जहर से इम्यून हो सकता है, यहाँ तक कि ज़ेन याओ के वेनम से भी। उनकी मार्शल आर्ट्स की सहायता से दुनिया का कोई भी पॉइजन रोका जा सकता है। फिर शोल्सन ने चालाकी भरा दांव खेला। उसने कहा, हम अपनी टेक्निक्स बाहरी लोगों को नहीं सिखाते। मैं पेट्रियार्क होकर भी नियम नहीं तोड़ सकता। सोर्योंग तुरंत फंस गया। उत्साह से पूछ बैठा, अगर मैं परिवार में शामिल हो जाऊं तो क्या सीख सकता हूं? और क्या सच में पॉइजन इम्यूनिटी मिलने पर ज़ेन याओ का सामना कर पाऊंगा? चेल्सी ने मुस्कुराकर आश्वासन दिया, बिल्कुल, अगर तुम अभी सहमत हो जाओ तो मैं तुम्हें सब सिखाऊंगा और तुम्हारी प्रतिभा को निखारूंगा। लेकिन उसने दबाव भी बनाया, अगर तुमने ज्यादा समय लिया तो शायद मैं भी सोच में पड़ जाऊं। गर्मी महसूस करते हुए सोर्योंग ने तुरंत हामी भर दी। अब उसने चिल्सन को एल्डर की जगह पेट्रियार्क कहना शुरू कर दिया। चिल्सन के चेहरे पर शरारती मुस्कान थी, मानो उसने अभी अभी सोर्योंग को चतुराई से अपने परिवार में शामिल कर लिया हो। कुछ दिनों बाद उन्हें उन्यांग के निशान मिले, गुफा, पैरों के निशान और सबूत। उन्हें एक नोटबुक मिली। चिल्सन ने देखा और पुष्टि की, यह ब्लड पॉइजन क्लॉ की सीक्रेट टेक्निक है। सोर्योंग को अजीब लगा क्योंकि पूरा लेखन खून से लिखा था। चिल्सन ने निर्णय लिया, अब लौटने का समय है। सोर्योंग ने पूछा, क्या हम सिचुआन जा रहे हैं? चिल्सन ने कहा, हाँ, यही सबसे अच्छा विकल्प है। हमारे पास ब्लू स्पॉट सेंटीपीड का कोर और मैनुअल है। सोर्योंग ने अनुरोध किया, क्या एकेडमी होकर चल सकते हैं ताकि मैं अपने दोस्तों को मुक्त करा सकूं? चिल्सन ने सहमति दी। वैसे भी उसे अपना सामान लेना था। जाते समय सोर्योंग ने पीछे देखा। उसे कुछ दिखाई दिया। वहाँ ज़ेन याओ का चमकता बैंगनी फेदर पड़ा था। सबने उसे देखा। चिल्सन ने उसे उठाया और कहा, इसे अपने परिवार में शामिल होने के उपहार के रूप में रख लो। सोर्योंग ने उत्साह से धन्यवाद दिया। चिल्सन ने हंसते हुए कहा, सब ठीक है, बस तुम मुझे जिस नाम से बुलाते हो वह बदलना होगा। सेरेमनी के बाद नया संबोधन अपनाना। सोर्योंग उलझ गया। क्या वह किसी इनिशिएशन सेरेमनी की बात कर रहा है? उधर टैंग क्लैन में ग्रैंड पेट्रियार्क तांग मुजोंग, जो पहले बाहर गए थे, अंततः लौट आए। वह बेहद थके हुए थे, लेकिन आराम किए बिना तुरंत वीन के बारे में पूछा। उन्हें भीतर ले जाया गया। बताया गया कि वह अब भी संघर्ष कर रही है। दरवाजा खुला। उन्होंने पुकारा, विन। अंदर मौजूद लोग उन्हें देखकर चौंक गए। उन्होंने अपनी बहू से कहा, मैं दवा लेकर आ गया हूँ। उन्होंने ब्लू स्पॉटेड सेंटीपीड का कोर निकाला। सफलता देखकर बहू रो पड़ी। तुरंत दवा देने की तैयारी होने लगी। मुजोंग ने अपनी पोती को दर्द में देखा। मन भारी हो गया। वह सोच रहे थे, अच्छा हुआ समय रहते लौट आया। बहू ने आग्रह किया, कृपया अभी दवा दीजिए। मुजोंग ने अपनी पोती को सहारा देकर दवा पिलाई और तभी एक नीली आभा उसे घेर लेती है। मोंग अपनी उंगली से उसकी नाड़ी जांचते हैं। सबकी नजरें उसी पर टिकी हैं। बस इंतजार है कि वह अपनी आंखें खोल दे। उधर सोर्योंग थकान से चूर है। उसने सुना था कि सेंट्रल प्लेन्स बहुत विशाल हैं, लेकिन इतने बड़े होंगे यह उसने नहीं सोचा था। हैनन से वे नाव लेकर हुंगू पहुंचे। फिर 1.5 महीने से भी लंबी यात्रा के बाद नंजिंग से गुजरे। आखिरकार वे सिचुआन पहुंच गए। सिचुआन टांग क्लैन के निवास स्थान पर गुपे खुशी से सोर्योंग से कहता है, हम सिचुआन टांग क्लैन से मिलने आए हैं। सोर्योंग का मुंह खुला का खुला रह जाता है। वे पहाड़ के प्रवेश द्वार पर खड़े हैं और उसे बताया जाता है पूरा पहाड़ ही सिचुआन टांग क्लैन का है, इसीलिए इसे टांग क्लैन माउंटेन कहा जाता है। सोर्योंग गहरी सांस लेकर यह सब समझने की कोशिश करता है। टांग क्लैन के सदस्य पेट्रियार्क का स्वागत करने बाहर आते हैं। इतने सारे लोगों को देखकर सोर्योंग हैरान रह जाता है। क्या ये सब सच में इसी क्लैन के हैं? तभी लाल पोशाक पहने एक लड़की दौड़ती हुई आती है, पिता को पुकारते हुए। वह हु है। आंखों में आंसू हैं, सिर्फ अपने पिता को दोबारा देखकर खुश। उधर सोर्योंग पूरी तरह मंत्रमुग्ध है। वह उसकी सुंदरता पर विश्वास नहीं कर पा रहा। वह सोचता है, पहले उसने एक मशहूर लड़की के साथ समय बिताया था, लेकिन ऐसी चमकदार आभा उसने कभी नहीं देखी। शोल्सन सोर्योंग से कहता है, मैं तुम्हें किसी से मिलवाना चाहता हूँ। फिर वह कहता है, यह मेरी बेटी टंग वन है, जिसे तुमने पहले घास कहा था, या शायद खरपतवार। पास खड़ी हुआन हैरान है, किसी ने उसे घास कैसे कह दिया। चियल्सन उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहता है, ओह हाँ, फूल, वही फूल जिसे तुमने पहले नजरअंदाज कर दिया था। तभी सोर्योंग को अपनी पिछली बात याद आती है। उसे एहसास होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। वह समझ जाता है कि उसने पूरे क्षेत्र की सबसे प्रभावशाली लड़की के साथ मौका गंवा दिया है। वह है टांग हुआइन, सिचुआन टांग क्लैन की इकलौती बेटी, जिसे वेनोमस फ्लावर के नाम से भी जाना जाता है, और वह आगे चलकर इस कहानी में बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। बचपन से ही वायन भावनात्मक बोझ झेल रही थी। एक दिन उसने कुछ बुजुर्गों को अपने बारे में बातें करते सुना। वे कह रहे थे, उसकी मार्शल आर्ट्स बस ठीक ठाक है, लेकिन वह मुरम की 3 सबसे सुंदर लड़कियों में से एक है।
फिर वे उसके लिए अच्छा पति ढूंढने की बात करने लगे, मानो वह कोई वस्तु हो। एक बूढ़े ने तो यहाँ तक कहा कि उसने पेट्रियार्क से दूसरी पत्नी से बेटा पैदा करने को कहा था, लेकिन पेट्रियार्क ने मना कर दिया। ये सब सुनकर हायन के भीतर कुछ टूट गया। उसे एहसास हुआ कि क्लैन उसे सिर्फ एक सुंदर चेहरा समझता है, सच्ची योद्धा नहीं। तभी उसने ठान लिया वह सबको गलत साबित करेगी। उसने खुद को कठोर प्रशिक्षण में झोंक दिया, लेकिन जब आप खुद को साबित करने की जल्दी में होते हैं तो गलती हो जाती है। उसकी अधीरता ने डीमन हार्ट को जन्म दिया, जिससे ची डिविएशन हुआ। वह लगभग मर ही गई थी। जब हाइन ने आंखें खोली, ग्रैंड पैट्रियार्क, उसकी माँ और कुछ अन्य लोग उसके बिस्तर के पास थे। उसकी माँ राहत के आंसू रो रही थी। वी रोते हुए माफी मांगने लगी। मैं क्लैन के लिए उपयोगी बनना चाहती थी, लेकिन अब मेरी सारी एनर्जी खत्म हो गई है। मैं बेकार हो गई हूँ। उसके दादा ने उसे डांटा। क्या पूरे परिवार को चिंता में डालने के बाद तुम यूं ही रोती रहोगी? फिर उन्होंने बताया वह वास्तव में 100 जहरों के स्तर तक पहुंच चुकी है, जिसके लिए वह इतनी मेहनत कर रही थी। उन्होंने उसे हिम्मत रखने को कहा। हांस हैरान थी। उसकी आभा सच में चमक रही थी। वह बोली, दादाजी, यह सब क्या हो रहा है? ग्रैंड पैट्रियार्क मुस्कुराए। उन्होंने बताया कि एक रहस्यमय युवा योद्धा ने न सिर्फ उसकी जान बचाई, बल्कि उसे 1000 जहरों की इनर ची का आशीर्वाद भी दिया। अब वर्तमान में लौटते हैं। हुआन उस घास वाली टिप्पणी के बारे में पूछ रही है। सोर्यांग वहाँ खड़ा है, मानो जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह खुद को कोस रहा है। सिर्फ 10 महान जहरीले जीवों की कहानी में खोकर उसने पेट्रियार्क की बेटी को खरपतवार कह दिया। शर्म उसे अंदर से खाए जा रही है। वह बात संभालने की कोशिश करता है। कहता है कि पेट्रियार्क मजाक को ज्यादा खींच रहे हैं, और फिर शालीनता से कहता है, आपसे मिलकर खुशी हुई। चारों तरफ क्लैन के सदस्य मुस्कुरा रहे हैं, मानो कोई रोमांटिक नाटक चल रहा हो। सोर्यांग ठीक से अपना परिचय देता है। वह कहता है कि उसने सुना था वह बीमार थी और उसे खुशी है कि अब वह स्वस्थ दिख रही है। क्वेन मुस्कुराकर अपना परिचय देती है। मैं वेनमस फ्लावर हूँ और मेरी जान बचाने के लिए आपका धन्यवाद। मैं आपका उपकार कभी नहीं भूलूंगी। सोर्यांग उसे ऐसे देख रहा है जैसे हिरण अचानक रोशनी में फंस जाए। वह उसकी सुंदरता में पूरी तरह खो चुका है। तभी चेल्सी की आवाज उसके मन में गूंजती है। वह पूछता है, मेरी बेटी के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम मानते हो कि वह सुंदर है? क्या तुम उसे और करीब से जानना चाहोगे? सोर्यांग पूरी तरह चौंक जाता है। थोड़ी देर बाद वह एक विशाल स्नानागार में बैठा है, इतना थका हुआ कि जैसे अभी सो जाएगा। पास ही एक टोकरी में सेंटीपीड्स शांति से पड़े हैं। वह उन्हें देखकर मुस्कुराता है। उनमें से एक छोटा सा जागता है और मानो मुस्कुरा देता है। आमतौर पर ये सेंटीपीड्स हर समय उसके शरीर से चिपके रहते थे, लेकिन जब उसने कहा कि गर्म पानी उन्हें नुकसान पहुंचा सकता है और टोकरी में आराम करने को कहा, तो वे सच में मान गए। वह सोचता है, क्या ये सच में मेरी बात समझते हैं? चिलेन ने कहा था कि ये किलिंग इंटेंट को महसूस कर लेते हैं। यह पहले ही अजीब था। अब 2 सेंटीपीड्स जाग चुके हैं और उसे देख रहे हैं। वह मजाक में कहता है, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है, और तुरंत दोनों टोकरी के अंदर छिप जाते हैं। वह चौंक जाता है। उसे गूपे की बात याद आती है। ये स्पिरिचुअल क्रीचर्स हैं। वह तय करता है कि बाद में इसका मतलब जरूर समझेगा, लेकिन उसका मन शांत नहीं है। उसे पता है कि उसे जल्द ही आगे बढ़ना होगा। उधर दूसरे मंडप में पूरा परिवार इकट्ठा है। ग्रैंड पैट्रियार्क, चिलेन, उनकी पत्नी और हुआन। चिलेन घोषणा करता है, सोर्यांग को ईस्ट विंग का कमरा दिया जाएगा। यह कमरा परंपरागत रूप से विवाहित जोड़ों के लिए होता है। ग्रैंड पैट्रियार्क पूछते हैं, क्या वह सच में इतना प्रतिभाशाली है? चिलेन सिर हिलाता है। पहले लगा था कि बस संयोग था, लेकिन नहीं, यह लड़का असली हीरा है। वह सोर्यांग की खूब प्रशंसा करता है। उसे जहरीले जीवों का अद्भुत ज्ञान है। उसने उन्यांग को मारा, लेजेंडरी स्पिरिचुअल क्रीचर्स से सामना किया, पॉइजन फेदर्ड बर्ड देखा और ब्लू स्पॉट सेंटीपीड के अंडे हैच करवाया। यह सुनकर ग्रैंड पैट्रियार्क प्रभावित होकर कहते हैं, सच में रत्न ढूंढ लाए हो। फिर सबकी नजर हुआन पर जाती है। चेल्सन उससे कहता है, मैं सोर्यांग को अपना दामाद बनाना चाहता हूँ, तुम्हारा क्या विचार है? हुआन कुछ पल चुप रहती है। वह सोचती है, अब मेरे पास 1000 पॉइजन्स कॉन्स्टिट्यूशन है। मुझे क्लैन के सामने खुद को साबित करना है। वह कहती है, मैं टंग क्लैन की सदस्य हूँ, मैं आपकी बात समझती हूँ, लेकिन सोर्यांग मेरे योग्य है या नहीं, यह मुझे खुद तय करना होगा। फिर वह उठकर कमरे से बाहर चली जाती है। चेल्सी मन ही मन सोचता है, सोर्यांग को सावधान रहना होगा। मेरी बेटी सुंदर है, लेकिन उसके पास कांटे भी हैं। हुआन परिसर में दौड़ रही है, सोच रही है, अगर 1000 पॉइजन कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बड़ा न किया तो वे बुजुर्ग कभी सम्मान नहीं देंगे। वह तय करती है, वह सोर्यांग की पूरी जांच करेगी, उसकी योग्यता, उसका स्वभाव, सब कुछ। उधर सोर्यांग चिंतित बैठा है। उसे डर है कि वह खरपतवार वाली टिप्पणी के कारण उससे नाराज होगी। वह सच में सेंटीपीड्स से सलाह मांगता है, मानो वे उसके दोस्त हों। अचानक क्वाइन सामने आ जाती है। वह घबरा जाता है, लेकिन उसके मन में सिर्फ एक ही बात है, वह कितनी अद्भुत लग रही है। वह माफी मांगती है, अचानक आने के लिए क्षमा करें, मुझे जल्दी है, क्या आप अपना हाथ देंगे? सोर्यांग बिना सोचे अपना हाथ आगे बढ़ा देता है, जैसे कोई पालतू पिल्ला पंजा दे देता है।
उसका चेहरा लाल हो जाता है। वह स्टैमरिंग करते हुए कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि वह इतनी रश में क्यों है, लेकिन शायद उन्हें पहले एक दूसरे को थोड़ा बेहतर जान लेना चाहिए ऐसी चीजों से पहले। वह शाइली कहता है कि रिलेशनशिप्स में भी एक ऑर्डर होता है। वेन कंफ्यूज्ड होकर पूछती है कि वह आखिर क्या बात कर रहा है। फिर अचानक उसे समझ आता है कि वह किस तरफ इशारा कर रहा है और उसका फेस टोमेटो की तरह रेड हो जाता है। वह तुरंत कहती है कि उसका वह मतलब नहीं था। अब दोनों के बीच ऑकवर्डनेस छा जाती है। वह अंदर ही अंदर पैनिक कर रही होती है और जल्दी से क्लैरिफाई करती है कि वह वैसा कुछ नहीं सोच रही थी जैसा वह समझ रहा है। वह तो बस उसका पल्स चेक करना चाहती थी। वह मानती है कि उसका अचानक रिक्वेस्ट करना थोड़ा वियर्ड लगा होगा। उधर सोर्योंग शर्म से ऐसा लग रहा है जैसे फ्लोर में डिसअपियर हो जाना चाहता हो। वह उसके पास बैठती है और अचानक आकर रूड होने के लिए अपोलोजाइज करती है। फिर वह कहती है कि हाँ, वह अभी यंग है और टेक्निकली अभी ऑफ एज भी नहीं है, लेकिन वह काफी मैच्योर लगता है, इसलिए वह उसे एक्सप्लेन करना चाहती है कि असल में चल क्या रहा है। वह बात करना शुरू करती है और सोर्योंग ध्यान से लिसनिंग करता है। जो वह सुन रहा है वह किसी मेडिवल ड्रामा जैसा लगता है। टंग क्लैन की ओनली डायरेक्ट डिसेंडेंट होने के कारण हुयन को हमेशा ब्रांच फैमिलीज की स्कीम्स और प्लॉटिंग से डील करना पड़ता है ताकि मेन फैमिली लाइन कंटिन्यू रह सके। क्लैन के एल्डर्स एक केपेबल सन इन लॉ ढूंढना चाहते हैं और वे यह भी कैलकुलेट कर रहे हैं कि अगर सोर्योंग इस फैमिली में मैरी करता है तो उसका पूरा स्टेटस कैसे चेंज हो जाएगा। हुयन पहले से अपोलोजाइज करती है क्योंकि उसे उसके बारे में एक बात कंफर्म करनी है। वह कहती है कि अगर उनके बीच मैरिज नहीं भी होता तो भी वह उसके साथ गार्बेज जैसा बिहेवियर नहीं करेगी। वह उसे अपना सेवियर मानती है और अगर मैरिज नहीं हुआ तो वह उसे ऑनर्ड गेस्ट की तरह रखेगी या स्वॉन सिबलिंग्स की तरह ट्रीट करेगी। सोर्योंग अपना हैंड आगे बढ़ाता है और कहता है कि वह समझता है, इसलिए वह जो चेक करना चाहती है वह कर सकती है। वह उसका हैंड पकड़ती है और उसकी पल्स पर फिंगर्स रखती है। तभी उसके आसपास ब्लू ऑरा ग्लो करने लगता है। वह एक्सप्लेन करना शुरू करती है कि टांग क्लैन की मार्शल आर्ट्स कोई रैंडम पर्सन नहीं सीख सकता। कुछ लोगों का बॉडी टॉक्सिन्स को एक्सेप्ट कर सकता है और टेक्निक्स मास्टर कर सकता है, जबकि कुछ बिल्कुल नहीं कर पाते। इसीलिए उनकी पॉइजन टेक्निक्स में धीरे धीरे पॉइजन्स के साथ बॉडी को अडेप्ट करना पड़ता है। जैसे जैसे इंटरनल एनर्जी ग्रो करती है, ट्रू मास्टरी पाने के लिए सभी पॉइजन्स को एक्सेप्ट करना पड़ता है। पॉइजन सिस्टम के टियर्स होते हैं, पहले 5 पॉइजन्स, फिर 10, फिर 100, फिर 1000 और अंत में 10,000 पॉइजन्स। पल्स चेक करने के बाद वह कहती है कि एक गुड न्यूज है, उसका बॉडी पॉइजन टेक्निक्स सीख सकता है, लेकिन एक बैड न्यूज भी है, वह अभी सिर्फ 10 पॉइजन्स लेवल पर है। हालांकि 10 पॉइजन बॉडी भी काफी इंप्रेसिव माना जाता है, खास तौर पर किसी ऐसे पर्सन के लिए जो टांग क्लैन में बॉर्न नहीं हुआ। लेकिन सोर्योंग का फेस शॉक से भर जाता है। वेन आगे एक्सप्लेन करती है कि स्किल लेवल के हिसाब से यह उसे फर्स्ट रेट मार्शल आर्टिस्ट लेवल तक पहुंचा सकता है, यानी यह हाईएस्ट लेवल है जहां तक कोई पर्सन बिना नेचुरल बॉर्न टैलेंट के पहुंच सकता है। इतना कहकर वह वहां से लीव कर देती है। जैसे ही वह दूर जाती है, सोर्योंग उस 10 पॉइजन बॉडी वाली बात के बारे में सोचने लगता है। उसका फेस पेल हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि शायद इसका मतलब है कि वह ज़ेन याओ को कैच नहीं कर पाएगा और उसके लिए यह सच में एक सीरियस क्राइसिस है। कुछ आवर्स बाद जेन बात से बाहर आती है और बिल्कुल स्टनिंग लग रही होती है, लेकिन जब से उसने ब्लू स्पॉट सेंटीपीड का कोर एब्जॉर्ब किया है, उसके बॉडी से एक वियर्ड स्मेल आने लगी है। भले ही वह दिन में कई बार बात क्यों न करे, कपड़े पहनते समय वह सोचती है कि क्या यह उस पर्सन के प्रति अनग्रेटफुल होने का कार्मिक पनिशमेंट है जिसने उसकी लाइफ सेव की थी। उधर सोर्योंग डीप स्लीप में नॉकड आउट पड़ा हुआ है। अपने ड्रीम में वह सुनता है कि कोई उसकी काइंडनेस के लिए उसे थैंक कर रहा है। वह हुआन जैसी दिखती है। वह पूछता है कि क्या वह ड्रीम देख रहा है। ड्रीम वाली हुआन कहती है कि उसे ये ड्रीम जैसा लगेगा, लेकिन ये सच में ड्रीम नहीं है। वह एक्सप्लेन करती है कि उसने उस गर्ल का अपीयरेंस बोरो किया है जिसने उसका इनर कोर कंज्यूम किया था ताकि वह उसे स्केयर न करे। फिर वह अपना इंट्रोडक्शन देती है। वह ब्लू स्पॉट सेंटीपीड की मदर है। सोर्योंग का ब्रेन यह सुनकर स्ट्रगल करने लगता है। तभी 3 लिटिल गर्ल्स उसकी तरफ आती हैं और उसे समझ आता है कि ये उसके बेबीज हैं ह्यूमन फॉर्म में। वह शॉक्ड होकर पूछता है कि वह उसके ड्रीम में कैसे अपीयर हो सकती है। तब वह बताती है कि उसे बिना किसी मर्सी के किल कर दिया गया था।